नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो उत्तराखंड हलचल में हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जो आज से 1 वर्ष पूर्व का है। इससे पहले ये तस्वीरें आपने मेरे माध्यम से पहाड़ टीवी पर भी देखी होंगी, जहां पर आपने देखा था एक दून डिफेंस ड्रीमर्स एकेडमी में एक हंगामा होता है। उस हंगामे में कई लोग, कई युवा वहां पर जमा होते हैं। उसकी कहानी आपको मैं बता देता हूं, जो लोग भूल चुके हैं। एक युवक पर जो दून डिफेंस ड्रीमर्स का जो डायरेक्टर है वो हाथ उठाता है। उसके बाद रोष में वहां युवा पहुंचते हैं और वहां पर तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। उस तोड़फोड़ शुरू होने के बाद बॉबी पवार जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं वो भी वहां पर मौके पर पहुंचते हैं। पर आगे की कहानी क्या थी, पहाड़ टीवी पर भी हमने शुरुआत से लेकर और लास्ट तक, जब तक वो पूरा जो माहौल शांत नहीं हो गया था, हम वहीं मौजूद थे। सवाल यहां पर यह है कि कुछ आरोप और कुछ मुकदमे बॉबी पवार पर लगा दिए गए हैं। उनसे भी जान लेते हैं और फिर अपनी जो हम वहां पर थे, हमने क्या तस्वीर वहां की देखी थी, हम भी आपके साथ साझा करेंगे। तो बॉबी भाई, उस दिन की जो तस्वीरें हैं, आप पहुंचे, आप पर मुकदमे लगा दिए गए कि आपने तोड़फोड़, एक क्लिप भी चलाई जा रही है। पहले तो मैं उस क्लिप के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा, क्या कहेंगे उस क्लिप के लिए? देखिए, क्लिप के बारे में क्या बात करनी है। क्लिप 1 साल पहले चली थी और जिस प्रकार से वर्तमान समय में देखिए, कोई नॉर्मल आदमी ऐसी क्लिप चलाता है, कोई सोशल मीडिया पर अपने सोशल हैंडल से चलाता है, चलता है, राजनीति में चलता है और सोशल मीडिया पर भी ये बातें चलती रहती है। पर व्यक्तिगत तौर पर पुलिस के आला अधिकारी लैपटॉप सामने रख के वो छोटी सी क्लिप चलाएं, इससे ये साबित होता है कि वर्तमान समय में तो भाजपा आईटी सेल का काम पुलिस भी कर रही है। भाई, पुलिस के पास पूरी डीबीआर है। हम खुद चिल्ला चिल्ला के ये बोल रहे हैं, अपने हर बाइट में बोल रहे हैं कि, और अपने बयानों में लिखवा के आ रखे हैं थानों में कि तुम्हारे पास तो डीबीआर है, तुम बॉबी पवार की एंट्री से लेकर जब तक बॉबी पवार वहाँ पर उपस्थित हैं 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, तो तब तक आप लोग उसकी छानबीन कर लीजिए। जिस प्रकार के मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं, देखिए, जिस प्रकार से हमारे एक उत्तराखंड के व्यक्ति के साथ जो अभद्रता हुई, उस पर मारा पीटा गया, उसके साथ जो हुआ, उसके विरोध में दूसरे दिन उत्तराखंड से के जो युवा थे, तमाम प्रकार के युवा वहाँ पर पहुँचे। वो अलग अलग संगठनों से थे, अलग अलग पार्टियों से थे, तो वो पहुँचे, उनका नैतिक कर्तव्य भी था पहुँचना। पर उसके बाद जो घटनाएं हुई सबने देखी है। अब हम अपने व्यक्ति की पीड़ा को लेकर वहाँ पर पहुँचे और उसके बाद जो घटनाएं हुई, अगर कोई क्रिया होगी तो उसकी प्रतिक्रिया होगी। पर वो जो क्लिप चलाया जा रहा है वो देखने लायक है ना। उससे पहले का और उसके बाद का भी आप क्लिप दिखाइए, आप पूरी वीडियो दिखाइए कि क्या हुआ है। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में एक नॉर्मल आदमी अगर चला दे वैसी वीडियो तो कोई ज़्यादा वो नहीं है, पर पुलिस सामने लैपटॉप रखकर अगर वो दिखाएं तो मुझे लगता है भाजपा आईटी सेल का काम भी पुलिस ही करने लगी है। अच्छा, मौके पर बॉबी भाई मैं भी उस दिन मौजूद था। मैं एक सवाल कुछ इसलिए भी पूछना चाहता हूँ क्योंकि मैं तो खुद वहाँ पर मौजूद था। शुरुआत से मैंने वो पूरा हंगामा देखा और जब मैंने लाइव शुरू किया उसके बाद ही वहाँ पर थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पर तोड़फोड़ और गमले तोड़ने की वारदात शुरू हुई। सबसे पहला प्रश्न था कि वहाँ पर जब ये चीज़ें शुरू हुई, और अंदर कमरे की मैं बात करूँगा क्योंकि वहीं पर ये आरोप लगाया गया है कि वहाँ पर जो महिलाएं हैं वहाँ पर, और आपने तोड़फोड़ करी या आपने वहाँ पर कुर्सी पटकी, वो वीडियो जो आप जो क्लिप दिखा रहे हैं। सवाल ये है कि आप जब अंदर घुसे, आपके साथ क्या हुआ था, पहले वो बताइएगा। देखिए, हम तो जब वहाँ पर पहुँचे तो हम अंदर नहीं गए। बिल्कुल ठीक बात है, आप तो प्रत्यक्षदर्शी हैं, आपने पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक, उस समय आप पहाड़ टीवी में था, आपने पूरा कवर किया है। बिल्कुल, हम अंदर नहीं गए। हमने जैसे ही पहुंचे, आप वहाँ पर बाइट ले रहे थे, आप बिल्कुल लाइव चल रखे थे और उनका ही स्टाफ, जो भी स्टाफ थे, उनके साथ आते ही हमने हाथ मिलाया। तो हमारे उसमें तो कोई ऐसा वो नहीं था कि हम किसी विशेष मकसद से वहाँ पर आए थे। ठीक है, हम समझौतों के लेकर आए थे और ये अपनी निराशा थी कि भाई हमारे व्यक्ति के ऊपर गलत तरीके से कैसे हाथ उठा दिया है। तो हम आए, हम बाहर खड़े रहे, तमाम लोग थे उनके साथ खड़े रहे। पर हाँ, जब अंदर हल्ला हुआ, जब कुछ चीख पुकार हुई तो हम अंदर गए। स्वाभाविक था कि हम वहाँ पर बाहर थे तो चीख पुकार हुई तो हम अंदर गए। अंदर जब गए तो वहाँ पर आपस में जो थोड़ी बहुत कहासुनी हो रही थी, तो उसमें जब गए तो देखा कि किस प्रकार से हम लोगों को छुड़ाने की कोशिश की। उसके बाद जैसे ही अंदर के जो कमरे से, हम तो रिसेप्शन वाले रूम तक गए, हम ना तो उसके अंदर गए ना कहीं, तो हम रिसेप्शन वाले रूम तक गए। जैसे ही वहाँ से आपस में जो चीज़ें चल रही थी, उसके बाद वहाँ जो एक ट्रॉफ़ी जो होती है
उस ट्रॉफी के नीचे का जो बेस होता है वो उनके लड़कों ने एक फेंक के मारा जो हमारे यहाँ पर लगा। और यहाँ पर लगा तो हमने भी एक छोटा स्टूडेंट समझकर, मतलब अगर तैयारी कर रहा है, हमने सोचा अपना ही छोटा भाई है, छोड़ो क्यों इस पे वो करना है। अब वहाँ से वो मार के दर्द हुआ, मेरे पास आज भी फ़ोटो है कि किस प्रकार से वहाँ पर चीज़ें हैं, पर हमने उस चीज़ को इग्नोर किया कि यार ठीक है बच्चा है, अब ऐसे माहौल में लगा दी होगी। उसके बाद दूसरा व्यक्ति जिसने ड्रीमर्स की टी शर्ट पहने हुई है वो कुर्सी उठा के फेंकता है। भाई जब क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया मिलेगी। हम अपने इस प्रदेश में चुप बैठने वालों में नहीं है कि हमारे लोग पीटते रहे और हमारे लोगों के साथ ऐसा और हम चुप बैठ जाएं, ऐसा नहीं है। इसके लिए हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है ये चीज़ें हुई है, पर मैं तभी तो कह रहा हूँ कि भाई जिस प्रकार के मनगढ़ंत आरोप महिलाओं के साथ छेड़खानी के, उनके साथ अभद्रता के जो आ रहे हैं, आप पूरी वीडियो दिखाइए। नहीं, मजेदार बात आप पूरी वीडियो दिखाइए। और जब मैंने बाद में देखा कि वहाँ पर उन्हीं के व्यक्तियों ने शटर डाउन करा है, उन्हीं के व्यक्तियों ने शटर डाउन कर दिया है, और शटर डाउन करने के बाद जो एफआईआर में लिखाया गया है कि हमें हमारा शटर डाउन करके हमें बंधक बना लिया और जब पुलिस आई तब हमको मुक्त करवाया, जबकि पुलिस हमारे जाने से पहले ही वहाँ पर मौजूद थी। और दूसरी बात ये कि जब अंदर के जो मैं 2 कमरे देख रहा था, मैं रिसेप्शन से एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा उन कमरों के लिए, पर जब मैं उन कमरों की बात कर रहा था उस कमरों में शायद मुझे लग रहा कोई भी नहीं गया, पर उसमें कुर्सियाँ फेंक रखी थी, उन्होंने वो कर रखा था। तो मुझे तो लगता है इन्होंने अपने आप तहस नहस कुर्सियाँ इधर उधर फेंकवा रखी थी कि किस प्रकार से रिपोर्ट लिखी जाए। अब यहाँ से देखिएगा, अब सुनिएगा, ये मजेदार टर्निंग पॉइंट है इस केस में। जब हम वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ पर 2 कांस्टेबल मौजूद थे, उसके बाद नवीन जोशी जी जो वहाँ पर एसएसआई थे वो वहाँ पर उसके थोड़ी देर बाद पहुँचते हैं। सवाल ये था कि सबसे पहला पॉइंट ये था बॉबी भाई कि दून ड्रीमर्स में क्यों बच्चों को भेजा गया उस कमरे में, क्यों वो बच्चे लड़ाई करने और ट्रॉफी फेंकने का कार्य कर रहे थे। क्या इस पॉइंट को लेकर सवाल, प्रश्न चिन्ह किसी ने उठाए? सवाल यहीं से शुरू होते हैं कि बच्चे वहां पर क्यों? देखिए अमित भाई, ऐसा है कि ये प्रायोजित था, ये सारी चीज़ प्रायोजित थी कि किस प्रकार से, देखो हम सरकार के खिलाफ लगातार गलत नीतियों के खिलाफ, उनके भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए, वो जो कुछ ऐसा कर रहे हैं उनको जनता के सामने रखने के लिए हम हर संभव खड़े हैं और कर रहे हैं। सरकार को जहाँ पर भी मौका मिल रहा है, सरकार चाह रही है कि किस प्रकार से मुकदमे लगवाकर, किस प्रकार से इन्हें डरा धमकाकर इनको पीछे किया जाए। साफ स्पष्ट संदेश ये सरकार ने इन मामलों के माध्यम से दे दिया है। जब ये चीज़ें हुई है तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई तो उसके बाद उस घटना में जो चीज़ें हुई है, उस घटना में तो मुझे लग रहा है कि सरकार ने प्रायोजित तरीके से करा है। भाई बच्चों का वहाँ पर ऐसा क्या काम था? भाई उनके दून डिफेंस जो ड्रीमर्स के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने पहले दिन सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि आशीष नेगी को किस तरीके से 3, 4, 5 बार थप्पड़ मारे हैं। तो उसके विरोध में लोगों का आना स्वाभाविक था। तो हो सकता तो पुलिस को ये मामला सॉर्ट आउट करना चाहिए था, ठीक है। और वहाँ पर ये ड्रीमर्स वाला जो डायरेक्टर है इसको खुद आना चाहिए था और बातचीत करके ये समाधान निकाला जा सकता था, पर ये वहाँ से फरार हो गया, ये वहाँ पर नहीं था। पर उल्टा इन्होंने डीएबी से एबीपी के कुछ लड़के, युवा मोर्चा के कुछ लड़के, उन लड़कों को क्या है कि वहाँ पर बुलाया था जो कि इनके पक्ष ले रहे थे, जो सरकार की तरफ से थे। हम वहाँ पर खड़े थे अपने लोगों को लेकर, ठीक है, क्योंकि हमारे व्यक्ति के साथ अनहोनी ना हो इसलिए हम खड़े थे। पर मैं देख रहा हूँ कि जब ये सारी चीज़ें हुई तो आज जिस प्रकार से हम लोगों ने चाहिए वो मुख्यमंत्री के खास लंगोटी यार जो गलत नियुक्ति करके संजय टोलिया को वहाँ पर बिठाया है, वो मामला हो, या पत्नी के लेटर पर मुख्यमंत्री धामी 4200 ग्रेड से 4600 का जो वो वेतनमान दे रहे हैं, चाहे वो मामला हो, चाहे एसडीएम मनीष बिष्ट को फर्जी नियुक्ति का मामला हो, चाहे उसके बाद महावीर बिष्ट को डायरेक्टर बनाने को लेकर हो, चाहे वो मामला हो, उसमें भी कोर्ट में ये घिरे पड़े हैं। और उसी मसले को लेकर जब हमारे द्वारा पीआईएल डाली गई तो हमें क्रिमिनल घोषित करने के लिए इन लोगों ने ये कदम उठाया है कि क्योंकि इन्होंने कोर्ट में एक एफिडेविट लगाया है कि जो व्यक्ति पिटिशनर है जिसने पीआईएल डाली है, जो भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहा है, वो क्रिमिनल है। कैसे इसको साबित करना है? डीजीपी के माध्यम से शिक्षा सचिव रमन जी ने डीजीपी से ये सारे मुकदमे लिए हैं और हम तो खुल के कहते हैं, हमने तो वो मुकदमे जितने भी हम पे मुकदमे थे हमने तो एफिडेविट में लिख के दिया है चुनाव आयोग को जब हमने चुनाव लड़ा है कि हम पे ये मुकदमे चल रहे हैं। सारे मुकदमे आंदोलनों के हैं, सारे मुकदमे राजनीतिक रंजिशों के हैं। तो वो सारी चीज़ें हमने जब दे दी तो ये क्या करना चाह रहे हैं, ये सारी बातें हैं। और इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस तहकीकात करे,
पूरी तरीके से जब तुम्हारे पास डीवीआर है और शुरू से लेकर और लास्ट तक डीवीआर है, तो आपको ये बाहरी स्रोतों से जो आप कह रहे हैं कि कुछ एविडेंस मिले, ये बाहरी स्रोत क्या है? क्या डीवीआर के अलावा, सीसीटीवी के अलावा कुछ और है? क्या वो बाहरी स्रोत वही है कि काट के वीडियो को चलाना, जो आईटी सेल का एक काम होता है, वो तुम कर रहे हो? तो मैं वही कह रहा हूँ, है ना। ये वीडियो भी है, वो वीडियो मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ, और वो वीडियो जरूरी है। उस समय की वीडियो जब पुलिस वहां पर है और बॉबी पवार बाहर है, वो थोड़ा सा आप ये दिखा दीजिएगा बॉबी भाई। ये आप इस तरीके का कुछ माहौल वहां पर था, और वहां पर आप देखिएगा कि अभी पुलिस का जो कर्मचारी है वो वहां पर पहुंचेंगे। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें आप बॉबी पवार आएंगे और मेरी बाइट उस चैनल पे बाइट देते हुए नजर आएंगे। थोड़ा सा आगे करिएगा। पुलिस कर्मी निकलता है, बिल्कुल, तब तक ये हंगामा अंदर चल रहा था। कुछ पक्ष बाहर थे, कुछ अंदर थे। आप आते हैं, आप पहले बात करते हैं, उसके बाद आप अंदर जाते हैं। अब ये सुनिएगा, ये इस पूरे पॉइंट टू पॉइंट को देखिएगा। ये देखिएगा कि इस तरीके की जब पूरे, क्योंकि अगर ये लाइव कैप्चर ना होता तो शायद सवाल कहीं और जाते। बिल्कुल जाते। मैं वहां पर मौजूद था, हम चश्मदीद थे और कई अन्य लोग थे। सवाल यहां पर ये है भाई, दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, लड़कियों की एंट्री कैसे हुई? लड़कियों को वहां जो छेड़खानी का आरोप था, वो कैसे वहां पहुंच गई? कैसे वहां पर वो लड़कियां आ गई? मैं वही कह रहा हूँ ना, प्रायोजित ये मुकदमा है, प्रायोजित ये पूरी तरीके से ये किया गया है। अब लड़कियों की जो एंट्री है मुझे नहीं पता, मैं तो जब ये भी थोड़ा सा दिखा दीजिएगा भाई। आप ये पुलिस आ चुकी है, और ये शायद चेहरा आपको, हमारी जब अंदर एंट्री होती है, हमारा ना तो सामना लड़कियों से होता है, ना कोई हमें लड़की ऐसी मिलती है। हाँ, उस भीड़ में जो भीड़ बाहर से गई थी, उस भीड़ में एक महिला जरूर नजर आई। वो शायद यूकेडी की कोई महिला थी, पर ऐसी कोई लड़की, जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं, जो मुकदमा जिन्होंने लिखाया, वैसे इन लड़कियों से हमारा कोई सामना नहीं हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार की जो पुलिस है, वो छवि धूमिल करने का जो काम कर रही है, मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रही है। देखिए, आप क्या कर सकते हो, सच्चाई छुपने वाली नहीं है, सच्चाई सबके सामने आएगी। पर आप जिस प्रकार की कार्यशैली जो आपकी है, और व्यक्तिगत तरीके से आप ये काम करने जा रहे हैं, और ये सोचकर कर रहे हैं कि हम सत्ता में हैं और सत्ता के आशीर्वाद से हम यहाँ पर पोस्टिंग है, यहाँ इन कुर्सियों पर बैठे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये सत्ता हमेशा के लिए रहेगी। ये भी मैं स्पष्ट रूप से यहाँ के IPS IAS जो भी है, उन लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए, ये मामले इस प्रकार के मामले हैं कि ठीक है, किसी के साथ भी अनहोनी हो सकती है, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, पर उस मामले को हूबहू दिखाना चाहिए। हम भी ये रिक्वेस्ट करते हैं और ये मांग करते हैं। पर अगर तोड़ मरोड़ कर खुद पुलिस के आला अधिकारी ऐसी तरीके से, और कुछ न्यूज़ चैनल इसको तोड़ मरोड़ के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि ये प्रायोजित है और सरकार द्वारा प्रायोजित है। एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। एक PIL में आप अभी गए हैं, उस PIL को लेकर भी मैं इसे यहाँ पर इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि जब PIL की हेयरिंग में सुन रहा था, तो वहाँ पर जो वकील थे, उन्होंने ये बात कही कि जो ये व्यक्ति है जिसने PIL डाली है, उसमें मुकदमे हैं, उसमें कई अन्य मुकदमे लगे हैं, और 1 साल के बाद अचानक जब PIL बॉबी पवार डालते हैं, तो अचानक वो जिन बाहर आता है जो 1 साल पहले उठा था। क्यों आखिर ऐसा होता है? क्या बॉबी एक गैंगस्टर था? क्या बॉबी एक बदमाश है? क्या बॉबी एक ऐसा व्यक्ति है जो लोगों को डराता है, धमकाता है, कि अचानक से वो महिला डर गई और अब आई है, उसके 161-64 और के बयान होने लगे हैं? देखिए अमित भाई, मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा। PIL अगर कोई व्यक्ति डाल रहा है, तो PIL में अगर कोई मामला बड़ा गंभीर है और बड़ा स्ट्रॉन्ग मुद्दा है, तो आज की डेट में ये स्थिति हो गई है कि PIL डालने वाले के साथ दूसरी पार्टी वाले खरीद फरोख और वो सारी चीज़ें करने लग जाते हैं। उसको दबाने की कोशिश की जाती है, उसको खरीदने की बात की जाती है, लोभ लालच देकर उसे बैकफुट पर आने के लिए मजबूर किया जाता है। पर उन्हें जब ये कुछ नहीं सूझा, बॉबी पवार ना तो बिक सकता है, ना हम इसे खरीद सकते हैं, ना बॉबी पवार को डराया जा सकता है, ना धमकाया जा सकता है, तो उन्हें कुछ नहीं सूझी। वो ये कह रहे हैं कि ये व्यक्ति क्रिमिनल है। अरे किस प्रकार के क्राइम हमने किए हैं? इस प्रदेश के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, इस भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए हमने जो लड़ाइयाँ लड़ी है, और उसमें जो आप लोगों के द्वारा प्रायोजित तरीके से जो मुकदमे लगाए गए हैं, क्या उसमें हम दोषी हो गए? आप साबित करके देख लीजिए। अभी तो मुकदमे लगे हैं ना, मुकदमे में आप मुकदमे को, उसमें जो आरोप लगाए उसको सिद्ध करवा के देख लीजिए, साबित करवा के देख लीजिए, तब जाके आप हमको आरोपी कहेंगे। और क्राइम भी किस प्रकार के हैं?
राजनीतिक जो रंजिशों के तहत ये मुकदमे लगाए गए हैं, डराने के लिए मुकदमे लगाए गए हैं, युवाओं की आवाज़ ना उठा पाए, भ्रष्टाचार के खिलाफ ना बोल पाए, इनके लिए मुकदमे लगे हैं। और मैं चाहता हूँ कि सभी मुकदमों की जांच हो। और हम तो ऐसे व्यक्ति हैं कि जब मुकदमे लगे तो क्यों इसका पूरी तरीके से जल्दी से इसका समाधान हो जाता या इस पर कार्रवाई हो जाती। आप जानबूझकर टाल रहे हैं ना, क्योंकि पता है कि अगर कोर्ट में मामले जाएंगे तो वहाँ से ये क्वेश होना है सारा। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं अमित भाई यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से प्रायोजित तरीके से आज उत्तराखंड सरकार के जो भ्रष्ट अधिकारी है, भ्रष्ट नेता है, वो डरे हुए हैं कि कहीं ना कहीं अब दिन प्रतिदिन जो पोलें खुलेंगी, जो ये भ्रष्टाचार में नंगे होंगे, उनका इनको डर है। और ये यही चाह रहे हैं कि किस तरीके से बॉबी पवार और बॉबी पवार के जैसे जो लोग हैं, उनकी जो टीम है, उनके टीम में जो काम कर रहा है, उनको कैसे फंसाया जाए, वो यही इस चीज़ में दिमाग लगा रहे हैं। एक सवाल और भी है, जब ये खबर हुई उसके बाद तमाम न्यूज़ पोर्टल्स में भी ये खबर छाई रही कि बॉबी पवार पे मुकदमा दर्ज हो गया है, मारपीट का आरोप लगे हैं। और मैं अधिकतर न्यूज़ पोर्टल्स में ये देख रहा था। सवाल यहाँ पर ये था कि जो लोग वहाँ पर मौजूद भी नहीं थे, उन लोगों ने भी खबर चलाई उस सीसीटीवी के बेस पर। सवाल यहाँ पर यही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। आपने एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि पूरी डीवीआर आखिर कहाँ है। एक न्यूज़ पोर्टल ने आज खबर चलाई है जिसमें उन्होंने कुछ अन्य तस्वीरें इसमें दिखाते हुए साझा की है कि उस दिन आखिर घटना हुई क्या थी और उसके बाद का क्या दृश्य रहा। इसको लेकर क्या कहेंगे कि क्योंकि मीडिया एक चौथा स्तंभ, और आपने और बॉबी पवार को लगातार जिस तरीके से पूरी मीडिया ने एक समर्थन किया उनके आंदोलन में, पर यही सवाल खड़ा हो जाता है कि इस मोड़ पर आकर बॉबी पवार के खिलाफ भी कई न्यूज़ पोर्टल्स खड़े आज नजर आते। देखिए, खिलाफ और समर्थन में कुछ नहीं होता, ठीक है। देखिए, न्यूज़ चैनल हो, न्यूज़ पोर्टल हो, जो पत्रकार बंधु है, उनका काम खबर चलाना है। उन तक जो चीज़ें पहुंचाई जाएगी उनको चलाना है। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि उनको थोड़ा वेरीफाई किया जाए, चीज़ों को वेरीफाई किया जाए, उसके बाद खबरें चलाई जाए। जैसे कल उत्तराखंड तक ने खबर चलाई कि ये बॉबी पवार के खिलाफ ये हो गया और ये आरोप लगे और आरोपों की पुष्टि हो गई है। हमारी टीम ने जब उनसे संपर्क किया तो उन्हें खबर हटानी पड़ी। फिर उन्होंने शाम को दूसरी खबर चलाई कि चलो ये तोड़ फोड़ का है। पर तोड़ फोड़ भी तो आप उस वे में देख रहे हैं ना कि जो क्लिप छोटी सी एक चलाई जा रही है, उससे पहले क्या घटना हुई, क्या हो रहा है, क्या अपने आत्मरक्षा के लिए व्यक्ति हाथ नहीं उठा सकता? क्या अपनी आत्मरक्षा के लिए कोई व्यक्ति अपना सेल्फ डिफेंस के लिए कोई वो नहीं कर सकता? तो हम लोगों ने क्रिया पे प्रतिक्रिया दी है। उसके लिए हम आज भी, चाहे बयानों की बात हो, चाहे कोर्ट के बयानों की बात हो, उसमें हम नहीं मुकर सकते। पर बात ये है कि जो चीज़ें हुई है, जिस प्रकार से प्रायोजित तरीके से व्यक्ति विशेष को टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि सरकार लगातार सारे मामलों में लगभग फंसती जा रही है। हमने आपसे जिक्र कर दिया, टोलिया का मामला हो, एसडीएम मनीष बिष्ट का मामला हो, डायरेक्टर महावीर बिष्ट का मामला हो, सोलंकी का 42 से 5400 का मामला हो, या अन्य इसके अलावा और भी जो कई मामले हो, उन मामलों में सरकार लगातार घिरती जा रही है। क्यों? क्योंकि पहले हमने जनता के सामने इन लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नंगा किया, अब वो सारे मामले कोर्टों में चल रहे हैं और कोर्टों में चलने हैं। इस वजह से इन्हें ये डर है कि अब ना तो यहाँ से बच पा रहे हैं, ना माननीय न्यायालय से बच पा रहे हैं। तो सीधा सा सवाल ये है कि आज बॉबी पवार के खिलाफ जिस प्रकार से शासन और प्रशासन के द्वारा षड्यंत्र करके जो ये चीज़ें चलाई जा रही है, वो कहीं ना कहीं सच्चाई जनता के सामने, जनता सच्चाई जानती है। जनता सच्चाई जानती है, और ये बड़ा सवाल भी है कि जनता सच्चाई जानती है तो जनता अब क्या करने वाली है। क्योंकि सीओ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते उन्होंने कह दिया है कि जिस तरीके से ये खबर चलाई जा रही थी कि बॉबी पवार की गिरफ्तारी हो सकती है, उन्होंने इस प्रकरणों को लेकर भी साफ कर दिया है कि जो धाराएं लगाई गई हैं वो सभी 7 साल से कम की है और उसमें गिरफ्तारी नहीं होती है। ये भी एक बयान उन्होंने दिया है। उस बयान पे क्या कहेंगे? नहीं, ठीक है, जो कानून होगा वो चलेगा। पर कानून क्या है, कोर्ट क्या है? कोर्ट के सामने जो चीज़ें परोसी जाएगी, कोर्ट तो उन्हीं चीज़ों को देखकर अपना फैसला देगा। कोर्ट में ऐसे कोई सेंसर तो लगे नहीं कि वहाँ की घटना हुई और वहाँ पता कोर्ट को चल जाएगा। जो चीज़ें परोसी जाएगी वही वो देंगे। पर पुलिस जब गलत चीज़ें परोस रही है, जब उनके पास डीवीआर है तो डीवीआर चेक करो, उसमें पूरी चीज़ें देखो कि हुआ क्या है। जो एफआईआर में लिखी गई चीज़ें हैं, क्या वो वास्तव में हुई है, नहीं हुई है? और जब नहीं हुई है तो तुम उन लोगों के 164 के बयान, 164 के जो बयान है वो कोर्ट में कैसे करवा रहे हैं?
यहीं पे तो लगता है कि भाई पूरी साजिश पुलिस प्रशासन और सरकार के बीच है, और ये आपस में तालमेल करके हम लोगों को पीछे धकेलना चाह रही है, हम लोगों को दबाना चाह रही है, हम लोगों को ये चाह रहे हैं कि जेल के पीछे चले जाएं। तो तुम्हारी इन हरकतों से ना तो हम लोग डरने वाले हैं, तुम्हारी ना इन हरकतों से हम पीछे हटने वाले हैं। इस प्रदेश के लिए जो संघर्ष हो रहा है वो तो दिन प्रतिदिन हमारी लड़ाई मजबूत होते जा रही है। दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं से लोग जुड़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन लोग साथ आकर कह रहे हैं कि इस प्रदेश के लिए करना है, इस प्रदेश के लिए लड़ना है। बिल्कुल, इस प्रदेश के लिए लड़ना है। और ये सच में अपने आप में बड़ा गंभीर और मामला है कि जिस तरीके से आरोप लगे हैं, और आरोप के बाद अब ये मुकदमा 1 साल के बाद अचानक जाग जाता है और बाहर आता है। अब इस पर भी हम लगातार नज़र बनाए हुए हैं कि आखिर क्या मोड़ आएगा, क्या चीज़ होगा, और सारी चीज़ें इस पर निकल कर आएंगी। ये अपने आप में बड़े सवाल हैं, और पुलिस की कार्रवाई पर भी बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं बॉबी पवार ने, और ये भी कहा है कि पुलिस जो है जिस तरीके से कार्यशैली उनकी रही है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। और ये जो मुकदमा है, हमने खुद वहाँ पर मौजूद थे, जो कृत्य और जिस तरीके से वीडियो में भी आपने देखा कि बॉबी पवार कब वहाँ पहुँचते हैं, पुलिस कब वहाँ पर रहती है, कांस्टेबल और तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे। तो ये सवाल अपने आप में मनन का भी है और सोचने का भी विषय है कि आखिर सही और गलत जनता भी इसका फैसला करेगी, और जो देख रहा है वो भी इसका फैसला करेंगे। तो तब तक के लिए इस पूरे मामले के साथ हम जुड़े रहेंगे, आपको पल पल की अपडेट देंगे कि आगे इसमें और क्या। तब तक के लिए ऐसे जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।